Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students. This is Faisal Malik. Today we are discussing to the new lecture, which is called as circulatory system. हम इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम पे आज बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जिस्म में एक ऐसा सिस्टम है जो चीजों को सर्कुलेट करवाता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी ये है, इसको हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बेसिकली कह सकते हैं। ये हमारे जिस्म में दो तरह के मेन सिस्टम होते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। वन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, और सेकंड इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ ब्लड फ्लो करता है, जो फ्लोइंग चीज है, फ्लोइंग मटेरियल है, वो ब्लड है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड नहीं होता, ब्लड के अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयंस, मे बी व्हाइट ब्लड सेल्स, मे बी पानी, मे बी साल्ट्स, ये फ्लो करेंगे। इस सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम भी एक लेक्चर बनाएंगे इस सीरीज में। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है बड़ा, तो उसके मजीद तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है ब्लड एक्चुअली, जो कि लिक्विड है, जो फ्लो करेगा, और दूसरा ब्लड वेसल्स हैं, जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल्स हैं, और तीसरी चीज हार्ट है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन भी ये है। इस पे भी एक अलग हम लेक्चर बनाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लड को, जो कि एक सर्कुलेटरी कंपोनेंट है, सर्कुलेटरी मटेरियल है। अगर हम इंसान का एक ब्लड लें, उस ब्लड को अगर हम एक ट्यूब में रखें, तो रखने के कुछ देर बाद ऐसा होगा कि जो ब्लड सेल्स हैं वो सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, और जो आपका प्लाज्मा है वो प्लाज्मा ऊपर खड़ा रहेगा। तो इस ब्लड के भी मेन दो कंपोनेंट हो गए, ब्लड सेल्स और सेल्स लाइक बॉडीज और प्लाज्मा। इनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है। जो ब्लड सेल्स हैं उनकी परसेंटेज 45% है ब्लड के अंदर। सेल लाइक बॉडीज लाइक प्लेटलेट्स भी होंगे इनके अंदर, जो कि ट्रू सेल्स नहीं है। प्लाज्मा भी इसमें होगा, प्लाज्मा में ब्लड सेल नहीं होंगे, जस्ट पानी होगा और डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं आगे। प्लाज्मा की जो परसेंटेज है वो 55% है ब्लड के अंदर। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या कुछ पड़ा है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे यही है। प्लाज्मा के अंदर जो मेन चीज है, जो एक्सेस अमाउंट में चीज पड़ी है, वो पानी। 90% पानी होता है। और प्लाज्मा के अंदर दूसरी जो मेन अबंडेंट चीज है वो प्रोटीन है। 7 to 9% जो है ये इसमें प्रोटीन एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन के अंदर स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन पार्टिकल्स ये होंगे। ये पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं, जब कोई भी जर्म, कोई भी जरासीम हमारे जिस्म में, कोई माइक्रोब हमारे जिस्म में एंटर होता है और हमारे लिए नुकसानदेह है, उस माइक्रोब के एंटीजेंस के रिस्पांस में हमारे जो ब्लड सेल्स हैं लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, वो एक उनके जो एंटीबॉडीज हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोब के एंटीजेंस के रिस्पांस में। हमारे ब्लड सेल्स के हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो एक एंटीबॉडीज खास तरह की बनाएंगे जो माइक्रोब्स को मारने के लिए काम आएंगे। उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन पार्टिकल। इसके अलावा नेक्स्ट दो मेन प्रोटीन्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है। ये दोनों प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एज ए कैटलिस्ट यूज होती है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में, और जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ये एक्चुअल प्रोटीन है, ब्लड को क्लॉट करने में इन्वॉल्व होती है। दोनों का जो कॉमन फंक्शन है वो है ब्लड को क्लॉट करना। अब क्लॉटिंग से क्या मुराद है? कभी कभी अगर हमें कट लग जाए किसी जिस्म के किसी हिस्से पर, हमें कट लगता है तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद वो ब्लड फिर रुक भी जाते हैं। और कट आपका मामूली है या मॉडरेट टाइप का है तो ब्लड रुक भी जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा कट है तो वहां ब्लड को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां प्रॉपर जो है बैंडेज रिक्वायर्ड होती है, तो वो फिर प्रॉपर बैंडेज करनी पड़ती है, फिर ब्लड रुकते हैं बाद में। अगर कोई माइनर काटा को लगे तो ब्लड पहले स्टार्ट फ्लो करेगा, फिर बाद में वो ब्लड रुक जाता है। तो वो रुकता क्यों है? ब्लड में ये जो प्रोटीन्स हैं, ये वाली प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन हर वक्त ही ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। और एट देन जहां इनको कोई जगह मिलेगी खाली के, जहां बाहर निकलने कोई रास्ता बनता है, वहां पे जमा हो जाती है। जैसे कट लगा वो एरिया रैप्चर हो गया,
उस जगह पर ये प्रोटीन जमा हो जाती है। जैसे उस जगह प्रोटीन जमा होती है वो रास्ता बंद हो जाता है ब्लड के फ्लो करने के लिए। सपोज कि आप देखें ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। कोई कट लगा, ये एरिया छोटा सा यहाँ से कट गया और ब्लड ने फ्लो करना बाहर स्टार्ट कर दिया, ब्लड आ रहा है। लेकिन जो ये परफॉर्मेंस प्रोटीन्स होंगे, ये प्रोटीन्स इस एरिया में आके इकट्ठी हो जाएंगी, इस एरिया को आके ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह जो ब्लड है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन को। नेक्स्ट उसके बाद है इनऑर्गेनिक आयंस। बहुत सारे ब्लड के अंदर इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, उनका 2/3 पार्ट जो है इनऑर्गेनिक आयंस का वो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट आयन में भी पोटेशियम हो सकते हैं, ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक आयंस उसमें हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनिक आयंस। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कीमियाई कंपाउंड हैं जो हमारे ब्लड में एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिक है नेचुरली, लेकिन यानी उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन अबंडेंट है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक है। लाइक ग्लूकोज देख लें आप, फैट्स देख लें, फास्फोलिपिड देख लें, लैक्टिक एसिड देख लें, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल देख लें। ये ऐसे तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, इनमें कार्बन हाइड्रोजन अबंडेंट होते हैं। जो आपके ग्लूकोज है, फास्फोलिपिड है, फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपकी खुराक के डाइजेशन के बाद समान रसायन में ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होती हैं। लेकिन उसके बाद जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड एक ऐसी चीज है जो आप जानते हैं ग्लूकोज की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है एनिमल सेल्स के अंदर, उसके रिजल्ट में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड जब लिविंग सेल प्रोड्यूस करती हैं तो वो लैक्टिक एसिड बाहर ब्लड में आते हैं। ब्लड के थ्रू वो लैक्टिक एसिड जाता है जी हमारे लिवर के पास, वहां फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसको फर्दर तोड़ा जाता है वहां पे और फर्दर इसका आगे मेटाबॉलिज्म चलाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी मदद से बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाए जाते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन है मेल में, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि बनाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल को यूज करके। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ हार्मोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हार्मोन्स जितने भी हमारे ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, हमारे स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं, वो तमाम हार्मोन जो है हमारे ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं जहां उनका टारगेट एरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गैसेस। डिफरेंट टाइप्स की गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं ब्लड के अंदर जो हमारे बॉडी के सेल्स को सप्लाई होती हैं या उनसे बन के हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक जाती है। मेन जो गैस हमारे पास है वो ऑक्सीजन है जो कि लंग से एंटर होती है ब्लड के अंदर और बॉडी की सेल्स तक थ्रू द ब्लड पहुंचती है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू जाती हुई हमारे लंग्स के जरिए हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये गैसेस भी मेन है। इन गैसेस के ऊपर भी एक लेक्चर में बना चुका हूँ कि इन गैसेस का क्या रोल है, ट्रांसपोर्ट इनका किस तरह होता है, उसको आप डिटेल्स देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद है प्लाज्मा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल जो है मेन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे भी एक ब्लड सेल्स हैं, वो ट्रू ब्लड सेल्स नहीं है, उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। उनके भी बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इस तरह इजी हो जाएगा इसको तैयार करने में भी, इसको समझने में भी, और इसको आगे फर्दर डिलीवर करने में भी। पहला जो फीचर है, ये तो आपको पता है कि दोनों जो सेल्स हैं ये वाले आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, ये हमारे ब्लड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका जो नंबर है, मेल के अंदर आरबीसीज का नंबर डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। मेल में 5 to 5.5 मिलियन इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। मेल का अगर हम ऐसा ब्लड लें जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मिलीमीटर हो, तो उस वॉल्यूम में जिसकी मिकदार होगी वो होगी 5 से 5.5 मिलियन, यानी 50 लाख से 55 लाख तक ये हो सकते हैं। अब क्यूबिक मिलीमीटर क्या चीज है? कोई ऐसी शेप जिसकी 3 साइडें हों और हर साइड की जो लंबाई है वो 1 मिलीमीटर हो, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक मिलीमीटर।
सपोज हमारे पास ये एक मुसलस शेप एक डायग्राम है, इसकी ये लंबाई भी 1 मिलीमीटर है, ये लंबाई भी 1 मिलीमीटर है और ये भी 1 मिलीमीटर है। तो एक थर्ड जो वाली जो लंबाई है ये वाली, ये भी 1 मिलीमीटर है। अगर ऐसी शय हो जिसकी 3 साइडें हो और हर साइड 1 मिलीमीटर हो, उसको हम बोलेंगे 1 क्यूबिक मिलीमीटर। तो इस तरह का जो बर्तन होगा, अगर इस वेसल में हम डालें ये जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर हो, उसमें जो ब्लड आएगा उस ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन तक आरबीसीज होंगे मेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल। फीमेल में इनकी वैल्यू 4 से 4.5 मिलियन होगी, फीमेल में ये कम होगी। अगर हम डब्ल्यूबीसीज देखें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में जो तादाद है डब्ल्यूबीसीज की वो 7000 से 8000 तक की हो सकती है। 7000 से 8000 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनका कैसा होगा? जब आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है, जब आरबीसीज नए बनते हैं तो उस वक्त इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में इनका न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है और वो न्यूक्लियस जब डिसॉल्व हो जाएगा मैच्योर आरबीसीज के अंदर, उस वक्त मैच्योर आरबीसी को हम बोलेंगे ई न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि अडल्ट या जो अभी रिसेंटली आरबीसी बना है या आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी बना है उसमें न्यूक्लियस होगा। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है ये कलरलेस होते हैं और इनमें न्यूक्लियस लाजमी होता है, कलरलेस है और न्यूक्लियस लाजमी होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन, कि ये बनते कहाँ पे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, निकले कहाँ से हैं। आरबीसी जो है इनका ओरिजिन डिफरेंट है, एक एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट है और जो मेल है उनके अंदर डिफरेंट है। जब एक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो काफी ग्रो कर चुके हैं, अगर उसके अंदर जो आरबीसी नए बनेंगे वो आरबीसी उसके लिवर और स्प्लीन में बनेंगे, यानी जिगर और तिल्ली में बनेंगे। स्प्लीन को हम तिल्ली भी कहते हैं। लिवर और स्प्लीन के अंदर न्यू आरबीसी बनेंगे। लेकिन जब एक इंडिविजुअल मेच्योर हो जाएगा, यानी वो मां के पेट से बाहर आ गया, उसने ग्रो किया, मेच्योर हो गया, तो उस वक्त उसके अंदर आरबीसीज लिवर स्प्लीन में नहीं बनते, बल्कि उस वक्त जो आरबीसीज हैं वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। छोटी हड्डियां हमारे जिस्म की हैं, जैसे स्टिर्नम है और वर्टिब्रास हैं, ये छोटी हड्डियां हैं, इनके अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन फर्दर होती है। जबकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हमारे जो लंफ नोड है, लम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है लंफ नोड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लंफ नोड जो है उनके ऊपर उनके अंदर डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन मोस्टली होती है, और कुछ ग्लैंड्स हैं खास तरह के जिनका नाम है थाइमस ग्लैंड, बुर्सा फिशिस ग्लैंड, टॉन्सिल्स हमारे हैं, गले में होते हैं, तो उधर भी आरबीसीज की डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन वहां पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ स्पैन, यानी इनका जो एक आरबीसी या डब्ल्यूबीसी नया बना है उसकी उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी, वो कितनी देर तक हमारे ब्लड में रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो एज हम देखेंगे यहाँ पे, जो एक नया आरबीसी जो बना है उसकी एज 120 दिन होती है, 4 माह होती है। उसके बाद वो आरबीसी खत्म हो जाता है, लिवर में उसको फेगोसाइटोस कर लिया जाता है, उस आरबीसी को तोड़ दिया जाता है। आरबीसी को तोड़ने के बाद उससे आयरन निकाल लिया जाता है, और बाकी जो मवाद है आरबीसी का उसको तोड़ने के बाद एक पिगमेंट बनाया जाता है, पिगमेंट का नाम है बाइलिरुबिन। तो बाइलिरुबिन दरअसल एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज बाइलिरुबिन। उसके बाद नेक्स्ट है सेवरल मंथ। इसके जो डब्ल्यूबीसीज की जो लाइफ स्पैन है वो है सेवरल मंथ टू इयर्स। इसकी जो उम्र है वो कई महीने कई सालों तक ये हो सकती है आपके डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज जब बनते हैं न्यू तो बनने के तकरीबन 18 से 20 घंटों के बाद ये लिविंग सेल्स के जो टिश्यूज हमारे हैं, टिश्यूज के पास चले जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर कंफाइंड नहीं रहेंगे, ये ब्लड में रह भी सकते हैं, ब्लड में नहीं भी रह सकते आरबीसी में भी। ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारे टिश्यूज हैं उनके पास चले जाएं, और टिश्यूज के पास जाकर ये फैगोसाइटोसिस के काम करते हैं, चीजों को अपने अंदर निकल लेते हैं, निकलने के बाद उसको तोड़ते हैं, तोड़ के सेल्स को फराहम करते हैं ताकि सेल्स अपना मेटाबॉलिज्म कर सकें। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की शेप किस तरह होती है? आरबीसी बेसिकली एक बाइकन्केव शेप है इसकी, ऐसी चीज जिसकी दरमियानी जगह थोड़ा पतली हो या अंदर दबी हो और किनारे बाहर निकले हो, उसको हम बोलते हैं बाइकन्केव। सपोज करें कि ये मेरे पास कोई चीज है,
इसका मिडल रीजन देखिए अंदर की दबा है और जो किनारे हैं वो बाहर निकले हैं। तो इस तरह की शेप बनेगी, इसको हम बोलते हैं बैक इन केव। दो साइडें हैं वो मकर सा बना रही हैं इसकी। तो इसलिए जो आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता नहीं है। न्यूक्लियस ना होने से जो इसकी मिडल रीजन है वो अंदर दबा होता है थोड़ा। तो इस तरह उसकी शेप बैक इन केव बनती है उस सेल की। इलास्टिक मेम्ब्रेन के पास होती है। और जो डब्ल्यूबीसीज हैं इनकी शेप उमूमन जो है वो राउंड ओवल होती है। राउंड ओवल शेप के होते हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये राउंड ओवल शेप के होते हैं, लेकिन इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। ग्रेन्यूल्स की बेस पे हम इसको दो अकसाम में क्लासिफाई करते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पड़े होते हैं प्रोटीन के बने हुए, तो उसकी बेस पे हम इसको दो अकसाम में क्लासिफाई करते हैं। जिस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे उसको बोलेंगे ग्रेन्यूलर, उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म। और जिन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे उन सेल्स के साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे ए ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म। और जिनका ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म है उनको हम बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स। जैसे यूजिनोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये सारे ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। और जिन सेल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पड़े उनको हम बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। उनमें टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये सेल्स आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब होता है। उसके मतलब न्यूक्लियस के 3-4 लोब्स बन सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो हर आरबीसी के अंदर जो 95% उसका पार्ट है वो हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल है। हीमोग्लोबिन आपको पता है एक प्रोटीन है, बेसिकली ये गैसेस कैरिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। बाकी जो 5% पार्ट है इसका, वो 5% पार्ट मुख्तलिफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ प्रोटीन्स पर ये मुश्तमिल होता है आरबीसीज का। ठीक है, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होने की वजह से आरबीसीज इस काबिल हैं कि वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकते हैं। आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आपको पता है आयरन एटम होते हैं, वो आयरन एटम ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते हैं तो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ भी कंबाइन होकर वो उसको भी आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स की तरफ। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन है वो थोड़ा एक वाइड फंक्शन है हमारी बॉडी में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है इसको हम कह सकते हैं। अगर ये डब्ल्यूबीसीज ना होता तो शायद हम हर वक्त बीमार होते और एट एंड डेथ भी हो जाती। लेकिन इनकी वजह से जो है हम बचे हुए हैं, हम इम्यून हैं। कोई भी माइक्रोब अटैक करे, हमारे जिस्म में नेचुरल मेडिसिन पड़ी है, नेचुरल मेडिसिन जो कुदरत ने बनाई है हमारे जिस्म में। तो कोई माइक्रोब अटैक करते हैं तो जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं ये उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको मारते हैं, उसको किल करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास है जी प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। जो बैरूनी माइक्रोब्स आपके जिस्म में एंटर होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देना भी इसका मेन फंक्शन है। फाइट विद माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस अ पस। जब कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसको मारते हैं। तो उस दोनों के दरमियान फाइटिंग होती है, माइक्रोब के और व्हाइट ब्लड के दरमियान में। फाइटिंग के रिजल्ट में कुछ डब्ल्यूबीसीज हैं वो मर जाते हैं। और वो मरे हुए जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो इकट्ठे होकर एक व्हाइटिश स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पस। तो पस भी ये बनाते हैं। जो बेसोफिल्स हमारे सेल हैं ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है हेपरिन। हेपरिन क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं हेपरिन। और ये इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती हैं। हिस्टामाइन बेसिकली एक एलर्जिक केमिकल है जो किसी इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज से। इसके अलावा नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे जिस्म को इम्यून करते हैं, डिसीज से बचाते हैं बेसिकली डब्ल्यूबीसीज। यानी ओवरऑल अगर इनका फंक्शन देखें, फंक्शन इनका यही है प्रोटेक्शन करना हमारी बॉडी को माइक्रोब से, ताकि हमारे माइक्रोब जब एंटर हो तो वो हमारी बॉडी में कोई नुकसान का बायस न बने, डिसीज कॉज न करें। तो जैसे माइक्रोब एंटर होंगे फाइट होगी माइक्रोब के और डब्ल्यूबीसी के दरमियान में, उस फाइट में ही हम बीमार होते हैं। दरअसल जो बीमारी है, डिसीज है,
In fact, it is a fight between the WBCs and microbes. तो ये फाइट जारी रहती है। ये फाइट तब तक जारी रहेगी जब तक कि माइक्रोब न मर जाए या WBCs मुकम्मल न मर जाए। अगर माइक्रोब मुकम्मल मर जाएंगे तो हम सेहतयाब हो जाएंगे, अगर WBCs मुकम्मल मर जाएंगे तो हम जो वो शख्स है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह ये इसका कॉमन फंक्शन है। ये इसके तमाम कॉमन फंक्शन थे कुछ WBCs के और RBCs के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स से कौन कौन से हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे है ये। अब हम बात करते हैं RBCs की दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। उनके ऊपर में एक कंपैरिजन करेंगे कि ये दोनों सेल्स कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, ये बने हुए कैसे हैं और इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनका साइटोप्लाज्म ग्रेन लाइक होता है, इस तरह के दाने उसमें नजर आएंगे ग्रेन लाइक। लेकिन जो आपके एग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, इस तरह दाने नहीं होंगे बल्कि पानी वगैरह वाली चीजें होंगी जो कि एक नॉर्मल सेल में होती है। जो इनकी फॉर्मेशन है, ग्रेन्युलोसाइट्स रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ऐसा बोन मैरो जो जरा रेड टाइप का है उसके अंदर बनते हैं, जबकि ये वाले जो है ये लिम्फाइड टिश्यूज के अंदर बनते हैं, स्पेशली उनमें लंफ नोड्स वगैरह हैं उनके अंदर ये बन सकते हैं। उसके अलावा इनका अगर न्यूक्लियस की बात करें, इनका न्यूक्लियस ग्रेन्युलोसाइट्स का मल्टी लोब होता है, ये ज्यादा लोब होंगे। जैसे हम यहाँ पे देखें इसका न्यूक्लियस है, इसके 3 लोब है, यहाँ पे 1 2 3, 2 से 4 लोब हो सकते हैं। तो इसका न्यूक्लियस है यहाँ 4 लोब मुंतज़म है आपस में, इसका न्यूक्लियस 2, इसके न्यूक्लियस के 2 लोब है यहाँ पे। तो मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन इधर भी है सिंगल न्यूक्लियस है इस सेल में जो कि लिम्फोसाइट वाला सेल है, जबकि इस मोनोसाइट में न्यूक्लियस तो है लेकिन थोड़ा सा वो उसकी शेप जरा रिंगल टाइप की है, रेगुलर शेप नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। आपके सामने ये टाइप्स खड़ी हैं, ओजिनोफिल सेल है ये वाला, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये बेसोफिल्स हैं। ये तीनों सेल्स बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, जबकि ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं। दोनों सेल्स बेसिकली आपके ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। अब इनका फंक्शन हम देखेंगे। जो हमारे ओजिनोफिल सेल्स हैं ये पैरासाइट्स को किल करते हैं, पैरासाइट्स को मारते हैं। माइक्रोब्स कोई भी जानदार जो पैरासाइट है हमारी बॉडी में एंटर हुए उसको ओजिनोफिल्स मारते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से रोकते हैं। और इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स को फैगोसाइटोस करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय द फैगोसाइटोसिस, इसको खा लेंगे और इसको तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मोनोसाइट्स बहुत सारे मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली जर्म्स को इनगल्फ करने के लिए वो मैक्रोफेजेस काफी होते हैं। यानी मोनोसाइट्स ऐसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे जो स्ट्रक्चर जरासीम को खा जाएंगे, तो जरासीम को मार देंगे। लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन होगी एंटीबॉडी, ऐसी प्रोटीन बनाएंगे जिसको हम एंटीबॉडी बोलेंगे, और वो एंटीबॉडी जो है जर्म्स को मारने के लिए काफी होगी। ये है सिंपल से कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटलेट्स और फंक्शन ऑफ ब्लड। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स क्या चीज है, प्लेटलेट्स बेसिकली बोन मैरो के अंदर बड़े सेल्स होते हैं, बड़े सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह से उनको हम बोलते हैं बड़े सेल्स, ये उनको मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। नाम है मेगा कैरियोसाइट, मेगा में बड़ा, कैरियो में न्यूक्लियस, साइट में सेल। यानी एक सेल का अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट। तो बोन मैरो में ये बड़े जो है मेगा कैरियोसाइट्स हैं, और उनके जो फ्रेगमेंट्स हैं, सपोज करें कि ये हमारे पास एक बड़ा सेल है, एक सेल है उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस है, इसको हम बोलेंगे मेगा कैरियोसाइट्स। इस सेल की साइडों पर मेम्ब्रेन से कुछ फ्रैगमेंट बनते हैं, कुछ फ्रैगमेंट इस तरह बन सकते हैं, इस तरह कुछ फ्रैगमेंट बन सकते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को हम बोलेंगे प्लेटलेट्स। एक्चुअली ये प्लेटलेट्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता और पिगमेंट भी नहीं होते, जस्ट साइटोप्लाज्म है, वाटर साल्ट्स वगैरह होंगे, कुछ और ऑर्गेनेल्स होंगे बस। इनका काम क्या होता है, ये एक सोलुबल प्रोटीन है ब्लड के अंदर जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, उसको कन्वर्ट करते हैं इनसोलुबल प्रोटीन में जिसका नाम है फाइब्रिन। फाइब्रिन इनसोलुबल है लेकिन फाइब्रिन सोलुबल है, तो इनसोलुबल फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं प्लेटलेट्स फाइब्रिन सोलुबल प्रोटीन में। फाइब्रिन इनसोलुबल प्रोटीन में जो फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन जो प्रोटीन के धागे हैं जो कि सोलुबल नहीं होते साइटोप्लाज्म में, वो धागे आपको इस तरह क्रिस क्रॉस फैशन में नजर आएंगे।
और ये धागे क्या करते हैं, जहां कहीं ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है उस जगह पर ये धागे आरबीसी को भी अपने साथ मिला लेते हैं और मिला के वहां एक जाल बना देंगे, एक जाल बुन देंगे। तो वो जाल जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। आप ये देखें कि ये फैब्रिक धागे हैं प्रोटीन में क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज है और इनमें एक जाल बनाया हुआ है ये वाला, और उनके अंदर कहीं कहीं आरबीसी इंटेगल हुए पड़े हैं, आरबीसी घुसे पड़े हैं। इनका दोनों चीजों का मेन रोल है ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होना, ब्लड क्लॉटिंग को इंड्यूस करना। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड जो हमारे जिस्म में है उसका ओवरऑल क्या फंक्शन है, हम एक ओवरव्यू देखेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है वो है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। खास तरह की प्रोटीन है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो ब्लड के अंदर पड़ी है, और ये ब्लड के अंदर आपको पता है पानी भी है। तो पानी की मदद से ये तमाम प्रोटीन्स, तमाम ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में धकेले जा रहे हैं सर से लेकर पांव तक। तो पानी में एक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी इन प्रोटीन की वजह से मेंटेन है ब्लड का। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, वाटर है, साल्ट्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ भी है, अगर बॉडी के किसी पार्ट तक आगे ट्रांसपोर्ट करने हैं तो ब्लड वो वाहिद सोर्स है जो आगे ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, कोई भी हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन डायरेक्ट जो है ब्लड में आते हैं। तो ब्लड में आने के बाद वो हार्मोन फिर आगे मुख्तलिफ तरह के इफेक्टर्स तक पहुंचते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस हैं हमारे जिस्म में जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, स्पेशली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन लंग से लेकर, ऑक्सीजन जो है वो लंग से लेकर हमारे बॉडी के टिश्यूज तक, बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के सेल से लेकर लंग्स तक दोबारा वापस आती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का डिफेंस करना। हमारे ब्लड के अंदर आपको पता है डब्ल्यूबीसीज हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। मतलब क्या है, माइक्रोब्स को मारते हैं, माइक्रोब से हमें प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोब से हमें बचाते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व है ब्लड। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब को ये मारेगा ब्लड डेफिनेटली। एक्ट एज अ बफर, ब्लड की पीएच 7.4 होती है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है, खास पीएच की ब्लड में काम करना होता है। अगर सपोज पीएच कम होती है तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा, उस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है हाइड्रोक्साइड को बढ़ा के अपने उस चेंज के अगेंस्ट काम करेगा। अगर पीएच ज्यादा हो जाती है तो मीडियम बेसिक हो जाएगा, उसमें हाइड्रोक्साइड बढ़ जाएंगे। तो ब्लड जो है उस मीडियम में हाइड्रोक्साइड को कम करेगा, कम करके उसके अगेंस्ट काम करेगा, उस तरह एक बफर के तौर पर काम करता है, किसी भी चेंज के अगेंस्ट से काम करेगा। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है ब्लड। उसके नेक्स्ट है होमियोस्टेसिस, हमारे ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट है जो बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट हमारे ब्लड में आता है, और खास तरह के नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, और इसके अलावा वाटर भी, हमारे एक्सेस वाटर आ जाए हमारी बॉडी में तो वो भी ब्लड में आता है। तो ब्लड जो है उस एक्सेस वेस्ट को, एक्सेस वाटर को थ्रू द किडनी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग, खास तरह की प्रोटीन्स हैं ब्लड के अंदर जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो प्रोटीन ब्लड को क्लॉट करने में इन्वॉल्व होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो ब्लड में कोई भी मटेरियल है, जब ब्लड उस मटेरियल को बॉडी के सेल्स तक लेके जाएगा तो बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज मटेरियल का तबादला होगा। ब्लड में से मटेरियल निकल के बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा और बॉडी के सेल्स में से वेस्ट निकल के दोबारा ब्लड तक आएगा। उसको नेक्स्ट है ब्लड कैपिलरीज, ये हमने एक्सचेंज मटेरियल कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्लड और ओवरऑल ब्लड पे नोट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव। जज़ाकल्लाह।